बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। हम 2 बजे में आपसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं, अभी भी करेंगे, लेकिन थोड़ा उसमें बिहारी फ्लेवर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से पाकिस्तान पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में कहा कि भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता है, आगे भी मारेगा। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है, प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को ऑपरेशन सिंदूर पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, नींद कांग्रेस की उड़ी हुई थी। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई। हमारी सेना ने जो कमाल किया, उस पर आपको गर्व है कि नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर से आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर से आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं? साथियों, आपको इतना गर्व हुआ, आपका माथा ऊंचा हुआ, लेकिन देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, अब जरा प्रोफेसर साहब से बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने ब्रेक से पहले आपको सुनाया राहुल गांधी का बयान बेगूसराय में। 56 इंच की छाती नहीं है, ये तो डरते हैं। तो आपने कहा क्या मतलब इन बातों का बेगूसराय के अंदर? अब आरा में पाकिस्तान का बम का क्या मतलब? लॉजिक तो वही, मतलब सेम अप्लाई होगा ना। देखिए, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उनकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से उसमें भारतीय राष्ट्रवाद आ जाता है। और जहां आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी बोल रहे होते हैं कई ऐसी बातें, जंगल राज पर जितना इको ऑडियंस से नहीं आया, उससे ज्यादा आप देखेंगे कि पूरी सभा में से जिस प्रकार की आवाज आई, रिस्पॉन्स आई। जरा रिस्पॉन्स देखिएगा, आप दोबारा जरा चलवा करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि प्रधानमंत्री किस नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बोलते हैं। एक चीज मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के पास हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां भी वो रैली जाते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीजों की, बारीक से बारीक चीजों की उनके पास फीडबैक होता है। मुझे क्या उठाना है? यदि हम मिथिला में जा रहे हैं तो हमको विद्यापति जी का उठाना है। यदि बेगूसराय में हम रैली कर रहे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को हमको कोट करना है। ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर जानबूझ करके वहां से उन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है, और इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये जो बात थी भारतीय राष्ट्रवाद की, सेना के पराक्रम की, इसके साथ जुड़ जाता है। एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, मुझे लगता है उसी चीज को। राहुल गांधी का असर इसलिए नहीं क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात प्रधानमंत्री की इस रैली में आपको सुनाता हूं, क्योंकि नया डायलॉग दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने महागठबंधन पर बात की और कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी नेता का नाम तय हो। आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखकर कांग्रेस से अपनी बात मनवाई। एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में
बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। आज ये बात पहले भी कही है उन्होंने, लेकिन आज नए अंदाज में कही कि कांग्रेस आरजेडी ने कनपट्टी पे कट्टा रखा के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। कट्टा रखा कि नहीं रखा, इतना तो अब क्लियर हो गया है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो सेम फेस डिक्लेयर हो, इसीलिए वो बार बार सवाल पूछने के बावजूद राहुल गांधी महीनों मना करते रहे। कांग्रेस अड़ी रही, इसी वजह से शायद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी को बिहार ही नहीं भेजते। राहुल गांधी प्रचार से बिल्कुल अलग हो गए। और मैंने आपको वो डायलॉग पप्पू यादव का तो भी बताया है ना, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसी सवाल पर कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे। आप बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सचमुच पता है कि कब कौन सी बात किस तरह से कहनी है कि पूरे फोर्स से उसका इंपैक्ट आए। कई बार कहा जाता है ना कि आप कोई भी कहीं कुछ बल का प्रयोग कर रहे हैं तो इंपैक्ट तो होना चाहिए। ये जो कनपट्टी पे कट्टा सटा के मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बिहार में ये आम चर्चा है। बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से 15 दिन राहुल गांधी और तेजस्वी की बातचीत बंद हो गई, जिस तरह से सपरिवार लालू जी आए दिल्ली और राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया, साफ साफ दिख रहा था ना। लेकिन जब पीएम उसको यूं बोलते हैं तो और ठीक से जाएगा। अब इसका एक परिणाम तो ये होता है कि इनका वाला वर्कर वो उत्साहित होगा कि चलो ठीक है भाई, उधर डिवाइडेड हाउस, लेकिन जो डिवाइडेड हाउस है उसमें थोड़ा लाठी चलना तेज हो जाएगा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के नंबर 19 से और नीचे जाने का मतलब होगा कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अंतर कितना होगा, वो अंतर इधर का बढ़ता चला जाएगा। और कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस इस बार डबल डिजिट में भी जा पाएगी, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। अरे चलें, अब कुछ आपको और खबरें बताते हैं दुनिया से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार जी नहीं करवा पाए काम जो तेजस्वी जी ने कर लिया। कट्टा रखा होगा नहीं ना। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में पहले दिन से सुर्खियों में हैं। नोबेल उनकी चाहत जो है, नोबेल की चाहत सब जानते हैं। ट्रंप क्या सोच रहे हैं या क्या खोज रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल है। अब भारत की सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ट्रंप को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। वो बात तो कर रहे थे अपनी तैयारियों की, लेकिन उन्होंने फिर बीच में ट्रंप का नाम लेते हुए चुटकी ली और कहा कि भाई ट्रंप क्या कर जाएं कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कल क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। रीवा में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे सेना प्रमुख, और वहां उन्होंने ट्रंप के रवैये को लेकर तंज किया। उपेंद्र द्विवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप का खूब बखान भी किया। कहा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब सेना को वाकई खुली छूट थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इसी छूट का नतीजा है। भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम भूखा बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चैलेंजेस इतनी जल्दी आ रहे हैं कि आप जब तक पुराने चैलेंज को पकड़ने की कोशिश करते हो, नया चैलेंज सामने आ जाता है। और वही सुरक्षा चुनौतियां जो हैं हमारी सेना के सामने, चाहे वो सीमा पर, चाहे आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, या साइबर वॉरफेयर जो नया शुरू हुआ है, स्पेस वॉरफेयर, सैटेलाइट्स वगैरह जो नई चीजें शुरू हुई हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। वो जो बात कह रहे थे सेना प्रमुख, वो कह रहे थे हमारे सामने चुनौतियां, वॉरफेयर इतनी तेजी से बदल रहा है कि आप एक चीज को मास्टर करते हैं, पकड़ते हैं तो तब तक कोई नई चीज आ जाती है। अब तो एआई का इस्तेमाल भी युद्ध लड़ने में हो रहा है।
रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था टैंकों से, अब उसमें ड्रोन इस्तेमाल होने लगे। दुनिया ने पहली बार इतनी बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा। फिर वो आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी देखा। तो वो चुनौतियों की बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटीज इतनी हैं। फिर बीच में उन्होंने ट्रंप का नाम लिया। वैसे हमारे सेनाओं के जो बड़े अधिकारी होते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं कभी कहते किसी और का नाम लेके, खासकर इतने बड़े देश के राष्ट्रपति का नाम जैसे इन्होंने लिया। लेकिन ये भी ट्रंप की करनी है। नहीं, ट्रंप की करनी तो ट्रंप जाने, लेकिन मतलब हमारे यहाँ पर ये परंपरा नहीं है कि आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल साहब, और वो भी किसी राष्ट्रपति के लिए इस तरह की बात करे। पॉलिटिकल बातचीत भी नहीं करनी चाहिए कि कोई पार्टी क्या कह रही है नहीं कह रही है। लेकिन आजकल ये मुझे लग रहा है कि फैशन भी हो गया और थोड़ा सा कृपा भी हो गई, भगवत कृपा जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनकी, इससे बचना चाहिए। अब क्या उससे बचना चाहिए मेरे ख्याल से। जो जनरल साहब को करना है उनको तो जवाब देना होता है गोली से, अपने एक्शन से, जो ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया। उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ट्रंप को भी जो जवाब देना है वो ट्रंप को जवाब देना है प्रधानमंत्री जी को, मतलब जो भी जवाब दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं अपने हिसाब से। जनरल साहब को केवल एक्शन में जवाब देना है कि कैसे कभी मौका पड़ा, मान लीजिए ट्रंप साहब के सामने भी मौका पड़ा, अमेरिका से भी हमें लड़ना पड़े, तो उस समय जवाब देंगे। मैं देख रहा हूँ अब तो एडिटोरियल छप रहे हैं कई अखबारों में इस बात को क्रिटिसाइज करते हुए कि प्रधानमंत्री ट्रंप को मतलब उनके सामने या एक ही वेन्यू पर जाने में वो प्रधानमंत्री या उनकी टीम जो है, लेकिन वो अलग इशू है। वो अलग इशू है। वो प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री का क्या डिप्लोमेसी के हिसाब से देखते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूं। वो तो ये बात हो गई थी, मैं उससे आगे बढ़ रहा था। मतलब वो ये कि भाई कब तक अवॉइड करेंगे ट्रंप को, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन वो हो सकता है प्रधानमंत्री को समझ आ रहा हो कि कब ठीक समय होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेंगे। एक ठीक समय होता है, जब मिलना होता है उस समय मिल लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती है। चीन के साथ भी हम लोग आंखें लाल कर रहे थे, फिर आंखें मिला भी ली। तो वक्त की बात है। ट्रंप साहब के साथ भी जब वक्त आएगा, जब आजकल बात हो रही है कि वो उनके ग्रेट फैन का जब ट्रंप का टैरिफ में बदलाव होगा, कुछ और चीजों में बदलाव होगा, तो ट्रंप की एक खबर है, जरा वो भी लगा दें, वो भी दे दें तो लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे। वैसे जनरल द्विवेदी ने कोई गंभीर बात नहीं कही। मेरे को डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं थे। वो एक सामान्य उसको हम तंज नहीं कहेंगे, एक सामान्य जिसे ह्यूमर कहते हैं, उन्होंने यूज किया कि ट्रंप साहब का क्या भरोसा, पता नहीं दुनिया और स्वाभाविक है। अब आप किस देश पर कब कितना टैरिफ आप थोप देंगे। आप क्वाड को लेकर के आप आने वाले भारत थे, आप एकाएक मना कर जाते हैं। चीन आपका दुश्मन होता है, आप क्या कर रहे हैं इस पर तो बहस ही नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, उसी संदर्भ में अनिश्चितता थी। एक्चुअली अनसर्टेनिटी का उन्होंने फिगर आउट पर्याय बन गए ट्रंप। बिल्कुल कि ये बेसिकली आदमी दुनिया हिला दी भाई। कोई तारतम्य नहीं रह गया है, कोई नीति, अब पॉलिसी कुछ नहीं है। किसी ने आज तक इस प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं देखी। देखिए जैसे चाइना की बात, अब ट्रंप की बात निकली है तो चले कर ही लेते हैं। इन्होंने लिखा ट्रंप को लेकर, अपने को विड्रॉ भी किया क्योंकि फिर मुझे ध्यान आया कि जनरल वीके सिंह भी सरकार में मंत्री रहे बाद में। सुनिए तो, इन्होंने तो चाइना की मुलाकात और एशिया के दौरे में के बारे में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हैड अ ट्रूली ग्रेट मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना। There is enormous respect between the two countries। क्या बोलते हो, एक दूसरे के पीठ पीछे कभी आ गया ना बाहर तो पता चल जाएगा इनको कि कितना रिस्पेक्ट है। फिर आगे इन्होंने जो बातें कही हैं कि ये बता रहे थे कि भाई मैं तो बहुत कुछ लेके आया शी जिनपिंग से। क्या लेके आए ये? आप सोचिए क्या लेके आए ये ट्रंप शी जिनपिंग से। पता है आपको? सोयाबीन खरीदेगा चाइना, जो बंद कर दिया था उसने, अमेरिका का सोयाबीन खरीदेगा। ये सबसे बड़ी चीज लेके आए ट्रंप। मक्का नहीं खरीदा, मतलब हाँ, मतलब मक्का उनको मक्का और सोया दोनों बेचना है। हमें भी यही बेचना चाहते हैं। हमने अभी तक हाँ नहीं कही। सोयाबीन मक्का से तो सारा का सारा झगड़ा चीन ने मान लिया है। प्रॉब्लम वही है, इनका भी जो बेस है व्हाइट फार्मर, वहां का गोरा किसान, वो उसको चाहिए। इन्होंने फिर ये पोस्ट लिखने के बाद का, मैंने तो पहले ही कहा था अपने किसानों से बड़ी जमीनें ले लो, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले लो, मैं बड़ी बड़ी डील करने वाला हूं। वो डील हो नहीं पा रही थी, अब जाकर की हुई है। और क्या लेके आए ये लेके आए कि वो रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, मैग्नेट्स, वो अब चीन जो रोकेगा नहीं, वो हमको देगा, ये उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि वो जो ड्रग सप्लाई होती है हमारे देश में, जिससे बहुत लोग मरते हैं, फेंटेनाइल, वो चाइना से आती है। फेंटेनाइल पर जो है चाइना बहुत वो करेगा। फिर इन्होंने कहा वो हमसे ऑयल और गैस भी लेगा अलास्का से। लेकिन मैं देख रहा था इसमें कहीं तो जिक्र हो कि भाई रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। ये है वो डुप्लिसिटी और दोहरापन। हमने तेल खरीद लिया तो हम गुनहगार। आपको मालूम कितना अंतर कितना है? 5.7 बिलियन यूरो, 5.7 बिलियन यूरो का तेल या गैस एक साल में चाइना खरीदता है रशिया से। 5.7 बिलियन यूरो। हम कितना खरीदते हैं 3.6। 2 बिलियन यूरो का ज्यादा वो खरीदता है एक साल में हमसे।
हम पे 25% है, उस पे 47, तो हमारे पे टोटल 50% टैरिफ है। चाइना पे जब घटा दिया तो 47% रह गया है। ये क्या, ये कौन सी नीति है? इसीलिए फिर अब जब कहा जाता है कि अनिश्चितता का नाम ट्रंप। देखिए जरा, अमेरिका के राष्ट्रपति सोयाबीन और मक्का और क्या क्या बेचने वाले सेल्समैन बन गए। अब उनका पूरा ध्यान है कि भाई मैंने अगर सोयाबीन की डील कर ली है तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है शी जिनपिंग के साथ मिलकर, और मैं खुश होकर 10% टैरिफ कम कर देता हूँ, जो 57% था वो 47% कर देता हूँ। लेकिन शी जिनपिंग के साथ जब बैठक में कोरिया के एयरपोर्ट पर जब ये बैठक हुई तो ट्रंप साहब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सके कि भाई आप भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो हथियार देकर, वो आप सपोर्ट मत कीजिए। उनकी इतनी ताकत नहीं हुई कि वो चीन से किसी और मामले को लेकर दबा सके कि भाई आपने जो रेयर अर्थ को लेकर जिस तरीके से दुनिया के अंदर दबदबा बना रहे हो और हमको दे नहीं रहे हो, वो ठीक नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि शी जिनपिंग बस छोटा के सामने ट्रंप साहब को जब मिले तो उन्होंने एक दो चीज़ों पर सहमति बनाई और बाहर आकर कह दिया कि हमारा और चाइना के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन साइन हुए क्या? शी जिनपिंग का कोई बयान आया क्या अभी कि हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है और इस तरीके से हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं? चीन की तरफ से अभी कोई इस तरह से बड़ा बयान नहीं आया। लेकिन अब ट्रंप साहब है, वो बैठक के बाद बाहर निकल कर क्या बोलते हैं, अमेरिका जाकर वो क्या बोल देते हैं। अमेरिकी मीडिया सर लिख रहा है साफ साफ शब्दों में कि इस मीटिंग में ट्रंप शी जिनपिंग की चापलूसी कर रहे थे और शी जिनपिंग ने झुंझुना पकड़ा दिया, कोशिश कर रहे थे उसको, झुंझुना पकड़ा दिया उनको कि ठीक है हम आपसे सोयाबीन खरीद लेंगे इतना, 5 साल में आपको जो लगता है वो टारगेट हम जितना बेचना चाहते हो हम खरीद लेंगे। लेकिन बड़े जो मुद्दे थे उस मुद्दों पर किसी भी तरह की बातचीत मुझे लगता है ट्रंप नहीं कर पाए। और ये जिस तरीके से अलास्का में वो पुतिन के सामने मतलब असफल एक वार्ता रही थी, मुझे लगता है यह भी वार्ता जो रही है पूरी असफल रही है और उसमें भी शी जिनपिंग भारी पड़े हैं। चलिए अगली कुछ और कई सारी खबरें जल्दी जल्दी बात करते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, उसका खूनी ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के लोग ही सामने रख रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए सर्वनाश की वजह बनेगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार चर्चा कर रहे थे कि आसिम मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद कितने फौजी मरे पाकिस्तान के, ये रिकॉर्ड बनाया है आसिम मुनीर ने। 3 साल से ऑलमोस्ट ये आर्मी चीफ है, जनरल के बाद अब फील्ड मार्शल भी हो गया। 3 साल में 2500 सैनिक अफसर मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की सेना के। मतलब हर साल औसत 803 सैनिक और अफसर मरते हैं पाकिस्तान की सेना के। ये मुनीर जब से कुर्सी पर बैठा है तब से हो रहा है। और अभी तो 2030 तक इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की मंशा जाहिर की है। ये एक्सटेंशन चाहता है कि उसको 2030 तक के लिए एक्सटेंशन मिल जाए। अब कितने और पाकिस्तानी मरेंगे, कहाँ कहाँ मरते हैं? खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मारता है, बलूच मारते हैं, इनको तालिबान मार रहा है। भारत से अभी लड़ाई में तो मतलब कितने 100-200 ऐसे इतने मरे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो डेटा तो नहीं दिया इन्होंने। बाकी ये रोज़ मर रहे हैं। अब वो कंपेयर, जो पत्रकार की बात आपको सुनाता हूँ, उन्होंने डेटा दिखा के बताया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने कि सबसे ज्यादा किसी सेना प्रमुख के कार्यकाल में मौतें अगर हुई हैं सैनिकों की तो वो थे याहिया खान। याहिया खान कौन? जब 1971 की जंग हुई थी उस वक्त पाकिस्तान का डिक्टेटर, सेना प्रमुख भी था और राष्ट्रपति भी था। बोले लेकिन उस वक्त तो जंग चल रही थी और वो जंग बहुत बड़ी थी, बहुत हजारों लाखों सैनिक उस जंग में लगे हुए थे, तो मौतें भी हुई थी। ये तो आया है तो ये तो इंसर्जेंसी में मर रहे हैं, कौन सी बड़ी वॉर हो गई? इंडिया से हुआ जो बड़ा हुआ 3 दिन का, इसने कैसे 2500 लोग मरवा दिए, ये पाकिस्तान पूछ रहा है। ये किस मिलिट्री जनरल के दौर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। जो तादाद है ना वो सबसे ज्यादा याहिया खान के दौर में हुआ था। याहिया खान के पास रिकॉर्ड है कि 9000 फौजी जो है वो शहीद हो गए थे याहिया खान के दौर में। और क्योंकि 71 की जंग भी हुई थी ना उस वक्त, तो 4500 फौजी हर साल, क्योंकि उनका 2 साल का टेन्योर था, तो 4500 फौजी पर ईयर जो है वो उनके दौर में जाँ हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरे नंबर में वो आसिम मुनीर साहब हैं। इनके दौर में अब तक 2500 फौजी शहीद हो चुके हैं 3 साल में, और 830 फौजी हर साल शहीद हो जाते हैं एवरेज के हिसाब से अगर देखें आप। और पाकिस्तान की या उनके लोगों की बदकिस्मती ये कि ये आदमी जो रिकॉर्ड बना रहा है अपनी सेना के जवानों के मरने का, ये खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल भी बन जाता है। अभी अपने लिए एक्सटेंशन भी चाह रहा है, कभी पता लगे यही राष्ट्रपति भी बन जाएगा। तो मैं ही अपने आप को बादशाह बनाने पर तुला हूं तो मुझे कौन रोकेगा? मरने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं देखिए, इस पर हम लोग बार बार बात करते हैं तो एक बात सबसे पहले करनी पड़ेगी कि जब उस मुल्क का मिजाज ही आतंकवादी टाइप हो गया है तो क्या वर्दी वाला मरे, क्या बिना वर्दी वाला मरे, क्या आत्मघाती होकर धमाका करके मर जाए, क्या वो सीमा पर आया हुआ वैसे मर जाए। वहां सोचने का तरीका उल्टा हो चुका है। और
कमाल की बात यह है कि इतनी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमको नुकसान पहुंचाते हैं या अफगानिस्तान से पिटते हैं, पाकिस्तान के भीतर अलग अलग जो उनकी कहिए कि आतंकवादी संगठन बने, उनसे निकले लोग बने, वो इतने धमाके करते हैं, लोग मरते रहते हैं लोग वहां, उसके बाद उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। भला है कि उनके यहां कोई अगर जर्नलिस्ट ये बोल रहा है और ये बात उनको समझ में आए कि उनका जो फील्ड मार्शल है या जो उनका जो प्रधानमंत्री के तौर पर तथाकथित व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उनके देश को पूरी तरह से जहन्नुम बनाने में तुले हुए हैं। अब वो मुल्क नहीं रह गया है। और जब उस तरह की स्थिति हो तो नंबर तो गिनिए आप अपने संतोष के लिए, कभी गिन लीजिए कि इतने मरे कि उतने मरे। जब जहन्नुम में ही आप रह रहे हैं तो क्या रहते हुए जीते हुए मरना, क्या मर के मर जाना, वो तो वही बात हो गई। देखिए, आज बार बार हम अंतर्राष्ट्रीय बात करना चाहते हैं तो बिहार आ जा रहा है। अब पहले मोदी जी की भाषण आ गया, अब राहुल गांधी की तस्वीर आ गई। लेकिन ये मजेदार है, बिहार के बेगूसराय में है राहुल गांधी, और राहुल गांधी का एक बड़ा अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। आगे दिखाएं जरा क्या हुआ, आगे देखिए राहुल गांधी का नया स्टाइल, बटन खोल रहे हैं टी शर्ट के। ये मुकेश सहनी के साथ नाव से जा रहे थे तालाब में, और तालाब में छलांग लगा दिया उन्होंने, तैराकी करने लगे। एक बार समंदर में भी कूद गए थे ऐसे ही। और तो मुकेश सहनी तो शर्ट वर्ट उतार के बनियान में आ गए। राहुल गांधी जब समंदर में कूदे थे तो पूरे कपड़े पहन के कूदे थे, इतना तो मुझे याद है। बाकी देखते हैं इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए शर्ट का बटन खोलना है, और फिट आदमी है वैसे राहुल गांधी, इसमें तो कोई शक नहीं। डिवाइन कनेक्शन है तो फिट ही रहेंगे। देखिए नाव में बैठ रहे हैं, मल्लाह है जाति से आते हैं ना मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी का दाव अगर महागठबंधन का चल गया तो बहुत काफी फायदा का करा सकते हैं। मछली मारने जा रहे थे, मछली मारने जा रहे थे। वो जो दिखा अभी नहीं, मुझे वो अभी पूरी पिक्चर आई नहीं, मुझे बताया गया कि वो तालाब में कूद गए। तो वो पिक्चर आएगी, इसका आगे का हिस्सा भी हो तो दिखा दें। हाव भाव तो ऐसे ही है, मतलब माइक उतार रहे हैं, माइक पहना हुआ था, माइक लगा लिया और अच्छे से, हाँ, और फिर तालाब में कूद गया। बढ़िया है, अच्छी तस्वीर बनती है, फिर हम बात भी करते हैं, चर्चा में रहना है। देखिए ना भाई, वो हमारे यहाँ कहा जाता है गांव में जब धान को रोपनी होती है तो उसको कहते हैं बिहन रोपने, है ना। तो वो उनको लगा कि अरे एक चलते चलते रास्ते में उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो एक बार पंडित नेहरू के लिए सरदार पटेल ने कहा था कि पंडित नेहरू को धान और गेहूं के बीच में अंतर नहीं पता है, बट ही हैज डिस्कवर्ड इंडिया। ये देखिए, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। देखिए तुम्हारी छलांग तालाब में, लेकिन देखिए ना वो बनाया हुआ है वैसे, कमीज पहन के ही कूदे नहीं। वो मछली ही मारने जा रहे हैं, वो मतलब तैराकी नहीं है, मछली ही मारने जा रहे हैं वो मछुआरों के साथ, क्योंकि उनको तो वही संदेश देना है ना कि उस समाज के साथ मल्लाह और मछुआरे उनके साथ जो है, तो वो कोशिश है। आप लोग कहेंगे अभी तो गंभीर बात कर रहे हैं, मेरे मन में तो बड़ा बेसिक सवाल आ रहा है, गीले कपड़े में आगे निकले होंगे प्रचार में तो कूद गए। नेता लोग एक्स्ट्रा सेट लेके चलते हैं, वो तो चलते ही हो, तो पूरा उनका जो भी नेता जाता है तो उसका कम से कम 2-3 सेट कपड़ा जाता ही जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता सर। जब राहुल गांधी सांसद थे, अलीबाग गए थे, साथ में विलासराव देशमुख थे, मिलिंद देवड़ा थे, उसमें संजय निरुपम थे, ये सब साथ में थे। किसी को बिना बताए वो सीधे उसमें कूद गए, तो सुरक्षाकर्मी घबरा गए। कांग्रेस के विलासराव देशमुख को लोग गिर गए कि क्या हुआ। विलासराव देशमुख तो हिम्मत नहीं कर पाया कूदने की राहुल गांधी के पीछे, वो नाव से देखते रहे। मिलिंद देवड़ा उतरे, फिर सुरक्षाकर्मी गए तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुद होकर उतरा हूँ उसके अंदर। वहाँ तैरे वो 5-7 मिनट, उसके बाद फिर वापस वो नाव पर लौट कर आ गए। तो राहुल गांधी में लगता है कि बहुत पानी से बहुत मोह है, तैरने की उनको बड़ा मजा आता है उनको, कि जहाँ पानी मिलता है वहाँ तैरते हैं। इसको थिएट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बट चुनाव में चलता है। नहीं, चुनाव में ऐसा नहीं है कि सब चीज चलता है, ये थिएट्रिक्स है। अरे चले एक ब्रेक ले लेते हैं। अब जितनी डुबकी राहुल गांधी मारी, अगर उतना ही उनको मल्लाह वोट मिल जाए ना, नहीं, कमर भर पानी में बड़ी बात होगी। कमर भर पानी में डुबकी कहाँ लगा? ऐसे बेचारे सिक्योरिटी वालों का बड़ा